हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं शिवानी जादव स्वागत करती हूँ आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके पर। जैसा कि हम मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज आपने लेकर आ चुके हैं और उसमें अभी हम एएलपी एग्जाम के जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको टाइम एंड डिस्टेंस एंड डिस्काउंट, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं और ये आपकी एवरेज वाली क्लास है। तो प्लीज आप क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपके पास एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 किलोमीटर की चार क्रमिक दूरियां तय करती है। दूरी में कार की औसत चाल क्या है? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास है 10 किलोमीटर पर आवर, फिर आपके पास है 20 किलोमीटर पर आवर, फिर आपके पास है 30 किलोमीटर पर आवर, फिर आपके पास है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से आपकी हैं स्पीड्स और आपने सपोज एक कोई डिस्टेंस लेट कर ली जो कि हमने इन इन चीजों के हिसाब से की है। ठीक है, जो कि है 60 ठीक है किलोमीटर। तो इसके लिए आपका इसका टाइम कितना हो जाएगा? इस तरीके से डिस्टेंस से आप स्पीड का डिवाइड दोगे, किलोमीटर से आपको किलोमीटर पर आवर का दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आर निकल के आएगा, जो क्या आएगा 6 आर। ओके, फिर आएगा आपके पास 20 दो 3, 3 घंटे, 3 दूनी 6, 2 घंटे और 6 से ये 1 घंटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी आएंगी टाइम, ये आएगा आपका टाइम। तो आपने कहा कि ये चार चार क्रमिक दूरियां हैं, तो 4 गुणा 60 यानी कि 60 आपको 4 बार लिखना पड़ेगा। वो टोटल डिस्टेंस होता है, क्योंकि आप बात कर रहे हो एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम, तो टाइम क्या है आपका? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपका क्या है? 12 घंटे। 12 घंटे, ये है आपका किलोमीटर, ये है आपका आर। 12 × 5 = 60, 4 × 5 = 20, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर आपके लिए क्या हो जाएगी? आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, एवरेज स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है, तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल उनका एवरेज निकल के आ रहा है, वो आ रहा है आपका 80। तो यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया जाए, तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे। परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं और आपके पास क्या क्या गिवन है, आप उस तरीके से लिखो। तो मिक्सर एंड एलिगेशन के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को करेंगे, तो आपने कहा कि टोटल विद्यार्थी है, उनका एवरेज एवरेज क्या है? 80 है। टोटल का क्या है? 80 है। ठीक है, आपने कहा कि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया जाता है। जिनके 40 है एवरेज स्पीड, वो है 5 विद्यार्थी। ठीक है, वो है 5 विद्यार्थी, वो है 5 विद्यार्थी। तो उसने कहा है कि तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे। तो आपने क्या कहा? ये 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। अच्छा, मीन वैल्यू जो होती है वो हमेशा इन दोनों की मिड टर्म होती है। क्या होती है? इन दोनों की मिड टर्म होती है। तो आपने कहा कि देखो 90 और 80 ये इस तरीके से होंगी। 90 से 80 में से 90 गया तो आपका 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा। और 40, 80 में से 40 जाएगा तो 40 आएगा। ठीक है, पर आपके पास ये है 5 और यहाँ एक नंबर आना चाहिए, आपको नहीं पता है कि वो नंबर है क्या। तो आपने कहा लेकिन हमें ये पता है कि ये किससे इससे कितना टाइम्स है। आपने कहा ये 1/2 टाइम्स है, तो ये भी 1/2 टाइम्स ही होगा, तो ये 20 होगा। जो 5 विद्यार्थी थे पहले वाले, वो विद्यार्थी बाकी के कितने हैं? 20 है। तो आपसे पूछा गया है टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स आपके 25 हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? 5 + 20 = 25। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 3 के प्रथम 25 गुर्जों का औसत कितना होगा? तो आपसे पूछा है 3 की, तो 3 × 1 + 3 × 2, कितने गुर्जों की बात हो रही है? यहाँ प्लस लगा के 25 गुर्जों की बात हो रही है। 3 की, 3 की। ठीक है, तो आपने कहा कि पहला हो जाएगा 3 और इस तरीके से लास्ट हो जाएगा 25 3 75।
ठीक है, क्योंकि इनका आपका डिफरेंस सब में सेम है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस एल अपॉन टू फॉर एवरेज। ओके, a प्लस एल अपॉन टू, तो आपने कहा a तो हमारा 3 है, आपने कहा L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, तो 175 25 75, ये हो जाएगा आपका 75, 75 अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 6 7 8, यानी कि 78/2, ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 9 18, 39, 39 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 39 आपका क्या हो गया है इसमें आंसर हो गया है। तो a प्लस एल तरीके से लगाया तो आपने फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 और आपका आंसर आ चुका है 39। ओके, देखिए एक व्यक्ति का जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल के महीनों का औसत मासिक वेतन जो है वो है आपका 8,000। ठीक है, 8,000, और फरवरी मार्च अप्रैल और मई के महीनों का औसत मासिक वेतन है 8,500। ठीक है, तो आपसे पूछा गया यदि उसका मई महीने का वेतन जो है वो है 6,500, तो उसका जनवरी महीने का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ओके, तो आपको क्या दे रखा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल तक ही है तो वो है आपका 8,000। ठीक है, जब आप एवरेज की बात करते हो तो आपने इन सब का डिवाइडेड बाई 4 भी करना पड़ेगा, तो क्योंकि हमको स्टेप्स कम लिखने हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अब दूसरी बार का महीना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी बार स्टार्ट हो रहा है आपका फरवरी मार्च अप्रैल और मई, तो यहाँ से करोगे आप फरवरी मार्च अप्रैल और मई, ये होगा आपका 8,500 गुणा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 और 0, 4 8 चौक 32। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 0 और 0, ये हो जाएगा 4 8 32। ठीक है, तो 34। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0 0 0, 4 पन्ना 20 का 0 2 और 4 32 33 34, ये आ जाएगा 34,000। ठीक है, आपने देखा कि ये आपका 34,000 आ रहा है और वो आपका 32,000 आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना होता है, बड़े में से छोटा घटाओगे तो आप क्या करोगे यहाँ माइनस लगाओगे सब पर। ठीक है, तो आप कहोगे कि देखो ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो आपका बचेगा ये नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा क्योंकि आप इससे ये घटा रहे हो तो नेगेटिव जैन है, माइनस जैन तो मैं यहाँ आ जाएगा, वो डिफरेंस कितना आएगा, आप कहोगे ये आएगा 2,000, क्या आएगा 2,000, डिफरेंस क्या आएगा 2,000। ठीक है, इसने बोला है कि मई महीने का जो वेतन है वो है 6,500, क्या है मई का 6,500, ये वेतन है। आप इसको क्या करोगे, क्या करोगे, मई महीने का ये है, आप इसको 2,000 को इधर लेके आओगे और आप जैन को उधर भेज दोगे, ये जनवरी है। ठीक है, तो आप कहोगे ये आ जाएगा 4,500, 4,500, तो 4,500 क्या है आपका जनवरी महीने का वेतन, जनवरी महीने का वेतन है आपका 4,500। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 150 में या तो कुछ प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, वो होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को हम बिना पेन पेंसिल के करने की सोचिए तो हम किस तरीके से टैकल करते हैं। देखो, हमने कहा किसी की लंबाई 152 होगी, किसी की 148 होगी, किसी की 150 होगी, पर एवरेज जो है वो 150। ठीक है, हमने ये समझ लिया। हमने कहा कि 5 विद्यार्थी आ रहे हैं, 5 ही जा रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट से फर्क पड़ेगा, आप कहोगे नहीं पड़ेगा, टोटल पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाइट में फर्क पड़ेगा। हाँ, कौन सी लंबाई का छोड़ के जा रहे हैं, कितने विद्यार्थी जा रहे हैं, कितनी लंबाई के विद्यार्थी हमारे पास आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज का क्योंकि टोटल में फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि 5 गए 5 आए हैं, इस चीज को क्लियर है। देखो,
उसने कहा 140 सेंटीमीटर कक्षा छोड़ देते हैं, जिनकी लंबाई 140 सेंटीमीटर है वो छोड़ देते हैं क्लास को, ठीक है। जिनकी लंबाई 140 सेंटीमीटर है यानी कि एवरेज से कम है। तो एक तरीके से आप ये मानो, जैसे मान लो लड्डू की ही बात हो रही है यहाँ, तो 100 मतलब जो 150 लड्डू खाने वाले इंसान थे, वो गुस्सा होके गए हैं और 140 लड्डू ही खा के गए हैं, तो वो आपके लिए छोड़ के गए हैं ना, आपके लिए तो छोड़ के गए कि आप खाना। तो आप कहोगे कि देखो 140 है तो आपके लिए 4 लड्डू छोड़ के गए हैं वो 5 लोग, तो 20 लड्डू आपके लिए छोड़ के चले गए, यानी कि 20 लड्डू छोड़ के चले गए, यानी कि 20 सेंटीमीटर की हाइट छोड़ के गए हैं वो अपनी, अगर सेंटीमीटर में बात है तो, क्योंकि बात लंबाई की है, ठीक है। आपने कहा कि 5 दिन की औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है जो आए हैं, तो देखो वो भी एवरेज से ज्यादा लेके आए, यानी कि 150 लड्डू की बात हो रही है, आपने देखा कि 156 लड्डू लेके लोग आ रहे हैं, पर आप तो 150 ही देने वाले होते हैं, यानी कि आप 6 लड्डुओं का फायदा हो रहा है आपको 5 लोगों पे, यानी कि 6 सेंटीमीटर का फायदा हो रहा है 5 लोगों पर, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल जो है 50 सेंटीमीटर का आपको फायदा हुआ। 50 सेंटीमीटर आपके पास है अभी भी, 50 सेंटीमीटर आपकी है, लेकिन वो क्योंकि हम भेदभाव नहीं करेंगे, हमें 150 मतलब सभी लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 50 सेंटीमीटर 50 लोगों पर, तो 150 प्लस 1 यानी कि 151 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आंसर। 151 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना है? देखो 11 का प्रथम गुणज होगा 11 एकन 11, 11 का दूसरा होगा 11 दूनी 22, इस तरीके से चलते 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 आपको 11 के 12 गुणजों की बात हो रही है, तो लास्ट टर्म होगी ये, और ये हो जाएगी 1 2, इस तरीके से लिखते हैं, बीच का टर्म 3, 132, ठीक है, ये हो जाएगा 11, यानी कि a 11 हो गया, प्लस प्लस ये सब चलता जाएगा, यहाँ प्लस, ठीक है, बीच की टर्म्स हैं बहुत सारी, ये a है और ये आपका l है, तो हम इसका एवरेज क्या निकालेंगे, a प्लस एल बाई 2, इससे निकालेंगे, a हमारा हो जाएगा 11, l हमारा हो जाएगा 132, ये हो जाएगा 2, तो आप कहोगे 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 2, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 2 पन 10, 71.5, 71.5 आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, 71.5 क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उनमें से 40% पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं, और उनका भार जो है वो 70 60 30 किलोग्राम है। तो आपको पूछा है समूह का औसत, ठीक है, औसत भार। तो आपने कहा कि आपके पास है मेल है, फीमेल है और चिल्ड्रन है, ठीक है। तो आपने कहा कि ये है आपके पुरुष कितने हैं 40% हैं, फीमेल कितनी है 35% है, तो बच्चे कितने बचेंगे 4 5 6 7 75, तो 25% बच्चे बचे, ये बचे 25%। आपने कहा कि इनका भार जो है वो है 70, ये है 60 और ये हो जाएगा आपका 30 केजी है सबका भार, ठीक है। आपने 5 से इसको कट किया, 40, 40, 5 सत्ते 35 और 55 25, ये आपने कट किए हैं नंबर। तो आपका क्या करना है 7 8 56, आप जोड़ोगे 560, इसमें आप कहोगे 6 सत्ते 42, 420, इसमें आप कहोगे 5 15, तो 150, इससे आपको डिवाइड देना है, 7 7 14 और 1 15 और 5 20, ठीक है, 20 से आप कहोगे देखो 0 0 0 सब में है, फिर आप कहोगे 5 6 7 और 6 बार 13 का 3, 1 5 6 10 और 1 11, ये 20, 2 पन 10 और 2 2 6 12 और 5, ठीक है, 56.5, ये हो जाएगा आपका 56.5, 56.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किन्हीं 70 मानों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाए तो नए औसत पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे कि जो सम है, सम ऑफ नंबर्स जो था, सम ऑफ नंबर्स जो था
अपॉन कितना था 40 था, उनका जो एवरेज कितना निकल के आ रहा था 20 निकल के आ रहा था। इस तरीके से आपने 20 सब में जोड़ा तो 20 को कॉमन ले लोगे इधर, तो इधर अगर आपने 20 का मल्टीप्लाई किया है तो उनका औसत जो था वो था 40। पहले औसत क्या था आपका 40, पर आपने 20 का मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 4 4 दूनी 8 800। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर का गुणा करोगे तो एवरेज में भी उसका गुणा हो जाएगा, आप जोड़ोगे तो एवरेज में भी जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से कोई फर्क एवरेज पर, जो आप किसी संख्याओं के मानों में प्रत्येक के साथ जो कर रहे हो वो एवरेज के साथ भी वही तरीके से आपको करना पड़ेगा, गुणा भाग। ठीक है, एक विद्यालय की क्रिकेट टीम ने के 9 सदस्यों का भार था, वो था 50, 63, ये था आपका x, 62, आपने कहा 64, और ये होगा 48, 51, 55 और 48। ये क्या है 56 है ये इनका औसत। ठीक है, ये औसत के लिए कितने थे 90, 9 मान थे, सॉरी 9 मान थे, ये कितने थे 9 मान। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे इन सबका सम। तो देखो आप करोगे 3 4 5, 5 और 4 9, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 1 और 3 गया कैरी, 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 6 आपका 20, 20 और 6 26, 27 28 29 30 30 35 35 और 40 और 40 और आपका हो गया 4, 40 और 4 44। ठीक है, ये हो गया और x हो गया। अब आपको 9 का गुणा करना होगा 56 में, तो 6 54 5 4 5 कैरी गया, और 9 पंजे 45, 45 और 5 50। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका 504 माइनस 441, तो इधर आ जाएगा 3, 50 में से 4 44 गई तो ये हो जाएगा 6, तो 63 क्या हो जाएगा आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 63। x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 63, x की वैल्यू क्या है आपकी 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज आपको फाइंड करना है। तो देखो 30 के बाद क्या आती है 31 प्लस 32 33 34 35 36 37 37 और 38 39 40 41 और 43 47, 1 2 3 4 5 यही नंबर होंगे। देखो 31 37 41 43 47, ये 5 आप जोड़ोगे इन्हें, 7 10 11 और 18 और 19, 3 1 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये कितना हो जाएगा 5 15 और 5 और 7 45 4 5 और 4 और 5 40, 39.8, 39.8 विल बी योर आंसर, 39.8 विल बी योर आंसर। क्या हो जाएगा 39.8। 39.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 और 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप कहोगे 13 14 15 16 17 18 19 19 और 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है और 5 से आपको क्या देना है भाग देना है। 9 10 11 12 और 12 और 9 21 21 28 28 29 30 31 का 1 और 3 तीनों तीनों 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा 5 दूनी 10 0
और 5 दूनी 10, 20.2। क्या है आपका 20.2, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इनमें तो कुछ नहीं कर सकते, आपको बीच के टर्म्स जोड़ने ही पड़ेंगे और भाग देना पड़ेगा जितने भी नंबर्स हैं उनसे। ठीक है, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात होता है कि प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया है, तो सही औसत क्या होगा? सेम इसी की तरह देखो, 10 प्रेक्षणों का औसत जो था वो 46 था। आपने क्या किया, आपने जो ज्यादा पढ़ना था, मतलब जो ज्यादा था नंबर, उसकी जगह आप कम लेके चल रहे हो। ज्यादा लेना था पर आपने कम लिया है, तो आपने कहा 142 से आपने 42 ही लिया, 142 लेना था और आपने क्या लिया है 42। डिफरेंस आपने 100 का कर दिया, पर ये क्या किया था आपने, घाटा किया था, तो अब आपको जोड़ना पड़ेगा। आपने 100 कम लिए थे ना, आपने कहा देखो तुमने 100 प्रेक्षण में 100 की कमी कर दी थी, लेकिन आपको 100 जोड़ने पड़ेंगे। पर कितने पर जोड़ने पड़ेंगे? आपने कहा देखो पहले 46 था एवरेज, अब हमें 100 पता पड़ा कि हमने 100 की गलती की थी, तो हमें 100 जोड़ने पड़ेंगे। 100 जोड़ने तो पड़ेंगे पर 10 पर जोड़ने पड़ेंगे, सब में बटेंगे। तो 46 प्लस 10 ये हो जाएगा 56। 56 विल बी योर आंसर। इज दैट विजिबल? ओके, 56 आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए, 30 विद्यार्थियों की कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 80 है और शेष विद्यार्थी को औसत प्राप्तांक 75 है। कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसी की तरीके से है। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में एक परीक्षा दी, मतलब 30 ने दी, टोटल स्टूडेंट कितने थे 30। ठीक है, 12 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 80 है, तो 12 स्टूडेंट हैं उनके क्या है 80 प्राप्तांक है, क्योंकि टोटल तो 12 नहीं है, टोटल 30 है, तो बचे कितने? आप कहोगे वो बचे 18। ठीक है, तो शेष विद्यार्थी को औसत प्राप्तांक कितने हैं? ये है आपका, ये 80 है, तो शेष का कितना है 75 है। शेष का कितना है 75 है, तो आपको मिड वैल्यू नहीं पता है। आपको मिड वैल्यू नहीं पता है इस क्वेश्चन में, उसमें थोड़ा अलग था लेकिन टाइप यही था। आपने कहा कि इसको हम क्या करते हैं, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, सबसे शॉर्टेस्ट रेशियो में तोड़ते हैं सबसे पहले। तो आपने क्या किया, शॉर्टेस्ट रेशियो में तोड़ लिया, इनका डिफरेंस लेते हैं। इनका डिफरेंस सपोज ये 5 आया और ये आपका 2 था और इधर आपका 3 लिया, आपने कहा ये 5 है, 5 की वैल्यू 5 के बराबर, तो 1 यूनिट का मल्टीप्लाई, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होंगी 2 और इसमें भी 1 का 3, तो ओरिजिनल वैल्यू ये होंगी 2:3। ठीक है, इन सब की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2:3 रख सकते हो, क्योंकि ये बाद में करके आता है। क्या क्या करना होता है, हमें उनको शॉर्टेस्ट रेशियो में तोड़ना होता है, उनका डिफरेंस लेना होता है, उससे जो 1 यूनिट की वैल्यू आती है उस 1 यूनिट की वैल्यू से दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, और ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू आती है, जैसे कि आई है 2:3, 2:3 थी, तो यही 2:3 रखनी पड़ेगी। ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि छोटे में इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड किया होगा तो मीन वैल्यू बनी होगी, तो वो मीन वैल्यू क्या होगी 77 होगी, और 80 से 77 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 77 से 75 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो सही है। यानी कि मीन जो वैल्यू है, जो सभी लोगों का जो एवरेज था वो क्या था आपका 77, क्या था आपका 77, तो 77 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 77 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 30 गुणा 1 और प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 1 2 3 प्लस 30। ठीक है, तो 30, ठीक है, और आपका 1 यानी कि लास्ट टर्म, और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 2, ये हो जाएगा 31/2, 2 एकन 2 और दूपन 10 और 5, 15.5 आपका आंसर आ जाएगा। 15.5 आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, 15.5 क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, इस तरीके से 3 के 5, तो 5 15 हो जाएगा लास्ट टर्म, और 3 हो जाएगी पहली टर्म। बीच की टर्म्स हमको पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा लगने वाला है a प्लस एल अपॉन 2। ए क्या है इसमें 3 है, एल क्या है इसमें 15 है, तो आपका 2 से भाग देना पड़ेगा, 5 6 7 8 यानी कि 18/2, जो कि हो जाएगा 9। तो 9 विल बी योर आंसर, 9 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं, बीच की जो टर्म्स होती है, उनको निकालने का तरीका क्या है ये। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं सभी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।